डिक्शनरी। सो मैनिपुलेटिंग डिक्शनरी। कल की क्लास में हमने जो पढ़ा था उसको एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। डिक्शनरी के बारे में हमने पढ़ा। तो पहला टॉपिक था डिक्शनरी में कि डिक्शनरी के जो आइटम हैं वो पेयर में होते हैं। उसमें ए पहले वाले को बोलते हैं की, बीच में लगाते हैं कॉलन और फिर लिखते हैं उसकी वैल्यू। तो एलिमेंट्स ऑफ अ डिक्शनरी आर द कीज एंड वैल्यूज। कीज एंड वैल्यू की जो मैपिंग है उसको डिक्शनरी बोलते हैं। सो ए की इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स वैल्यू बाय ए कॉलन एंड कंसेक्यूटिव आइटम आर सेपरेटेड बाय कोमा। सो आइटम इन डिक्शनरीज आर अनऑर्डर्ड। इसमें मेन चीज क्या थी कि आपके स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल में ऑर्डर्ड कलेक्शन था वो, यानी उनको इंडेक्सिंग करते थे। पहला एलिमेंट 0 पोजीशन पे है, दूसरा एलिमेंट 1 इंडेक्स पे है, तीसरा सेकंड इंडेक्स पे है, फॉरवर्ड बैकवर्ड इंडेक्सिंग थी, यानी उसकी पोजीशन फिक्स थी। लेकिन यहाँ पर डिक्शनरी अनऑर्डर्ड है तो यहाँ पर इंडेक्सिंग नहीं होती लिस्ट, स्ट्रिंग और टपल की तरह। यहाँ पर क्या होता है, उसकी जगह हम कीज और वैल्यू की पेयर में एक एलिमेंट बनता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये हम डिक्शनरी जैसे बना रहे हैं, डिक्ट 3 आप देख रहे हो। तो डिक्ट 3 में पहली चीज तो इसका सिंबल क्या, कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं। और एक आइटम कैसा होगा, दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर एक आइटम खत्म हुआ तो देख रहे हैं आप बीच में कॉलन लगा हुआ है। तो कॉलन से पहले क्या है, की है, और की के बाद क्या है, वैल्यू है, की वैल्यू। So every element of the dictionary is a set of pair of की एंड वैल्यू। की और वैल्यू की पेयर से एलिमेंट बनता है। एक एलिमेंट ये हो गया। और जो हमारी की है, की कैसी होती है, इम्यूटेबल होती है। इम्यूटेबल डेटा टाइप में आपका आप आ सकते हैं न्यूमेरिकल डेटा टाइप, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स और स्ट्रिंग टपल। इन्हीं पांचों डेटा टाइप में से ये आपकी की बनेगी। उसके बाद जो वैल्यू है वो म्यूटेबल हो सकती है। इसलिए डिक्शनरी कैसी है, क्योंकि इसको चेंज कर सकते हैं, इसके एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं, इसलिए डिक्शनरी को म्यूटेबल बोला गया। तो आप देख रहे हैं शुरुआत हमने करी थी कि एक कर्ली ब्रेसेस, ओनली कर्ली ब्रेसेस लगाकर हम एक एम्प्टी डिक्शनरी बना सकते हैं, या डिक्ट फंक्शन से भी हम एक एम्प्टी डिक्शनरी बना सकते हैं। डिक्ट 2 इक्वल्स टू डिक्ट फंक्शन। तो डिक्ट फंक्शन से जो डिक्शनरी बनेगी वो एक एम्प्टी डिक्शनरी बनेगी जिसका नाम होगा डिक्ट 2। फिर एलिमेंट जब देंगे तो पहले की देंगे, कॉलन लगा के वैल्यू देंगे, एक एलिमेंट पूरा हो जाएगा तो कॉमा लगा देंगे। और इस तरह से हमारी डिक्शनरी कर्ली ब्रेसेस में इनक्लोज्ड होती है। कैसे एक्सेस करते हैं आइटम्स को, क्योंकि अगर हम लिखेंगे डिक्ट 3 0 तो लिस्ट, तो जीरो का मतलब लिस्ट में ये चलता था, जीरो का मतलब पहला एलिमेंट। लेकिन यहाँ पर ये अनऑर्डर्ड है, इसलिए यहाँ पर क्या देना पड़ेगा, डिक्ट 3 की देनी पड़ेगी। यहाँ पर जैसे मोहन देंगे तो 95 आ जाएगा, अगर डिक्ट 3 राम देंगे तो 89 आ जाएगा। जैसे उन्होंने लिखा डिक्ट 3 राम तो उसकी वैल्यू प्रिंट हो गई 89, राम की करस्पॉन्डिंग वैल्यू। तो इस तरह से हम इसको एक्सेस करते हैं। डिक्शनरी म्यूटेबल है क्योंकि हम नया एलिमेंट इसमें ऐड कर सकते हैं। डिक्शनरी के एलिमेंट, डिक्शनरी में एलिमेंट कभी भी ऐड हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर मोहन 95, राम 89, सुहेल 92, संगीता 85, चार एलिमेंट थे। फिर हमने डिक्ट 1 की यहाँ पे दी मीना, और उसका उसके मार्क्स दे दी 78। तो क्या किया हमने, एक नए की के साथ एक वैल्यू को असाइन कर दिया। तो एक मीना कॉलन 78 नाम की एक नया एलिमेंट इसमें जुड़ गया। तो हम इसको चेंज कर पा रहे हैं, इसके एलिमेंट हम इसमें बढ़ा पा रहे हैं, इसलिए भी ये इम्यूटेबल है। और किसी पहले से जो एलिमेंट है उसको भी चेंज कर सकते हैं। जैसे हम चाह रहे हैं मोहन के मार्क्स 95 है, तो ये मार्क्स हम चेंज करना चाह रहे हैं। अब मोहन को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि मोहन क्या है, की है, पहली वैल्यू को की बोलते हैं। की कैसी होती है, इम्यूटेबल। तो चेंज तो हम दूसरे को ही कर सकते हैं, लेकिन इस एलिमेंट को चेंज करें, यानी मोहन के मार्क्स चेंज करना चाह रहे हैं तो कैसे करेंगे लिखेंगे डिक्ट 1 मोहन और नए मार्क्स दे देंगे। जैसे इन्होंने यहाँ पे सुहेल के मार्क्स चेंज किए तो डिक्ट 1 सुहेल 93.5 कर दिया, और देखिए यहाँ पर ये चेंज हो गया। इसलिए डिक्शनरी कैसी है, म्यूटेबल है। ऑपरेशन इसमें क्या क्या थे, मेंबरशिप ऑपरेशन ही लगते हैं, क्योंकि हमारे कॉनकैटिनेशन नहीं लगता और रिपीटिशन नहीं लगता इसमें। इसका मेंबरशिप ऑपरेटर है, डिक्शनरी में कोई की है तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ट्रेवर्सिंग कैसे करते हैं डिक्शनरी की, तो फॉर की इन डिक्ट 1, यहाँ डिक्ट 1 देखिए क्या है, डिक्ट 1 में ये चार एलिमेंट है, मोहन 95, राम 89, सोहेल 92, संगीता 85। फॉर की इन डिक्ट 1, तो डिक्ट 1 क्या है, एक डिक्शनरी है। और डिक्शनरी ये कोई लूप वेरिएबल है,
तो इसकी कीज को बाय डिफॉल्ट वो लेता है, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल देंगे तो उसकी की आएगी। तो प्रिंट किया की और कॉलन सिंबल को प्रिंट किया यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा लगा के, फिर dict1 की किया तो इससे क्या आ जाएगी, dict1 की से वैल्यू आ जाएगी, तो की कॉलन वैल्यू की पेयर प्रिंट हो जाएगी। इसी तरह से हम ये भी कर सकते हैं, आइटम्स फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो आइटम फंक्शन क्या करता है, आइटम फंक्शन दो वैल्यू रिटर्न करता है, की और वैल्यू की। तो जो और की वैल्यू है वो पहले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी और वैल्यू की वैल्यू दूसरे में स्टोर हो जाएगी, और फिर उन वैल्यूज को हम प्रिंट करा सकते हैं। तो ये हमने पढ़ा था। फिर बिल्ट इन फंक्शन पढ़े थे, लेन फंक्शन से लेंथ निकाल सकते हैं डिक्शनरी की, डिक्ट फंक्शन से हम एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं, या कोई सीक्वेंस की लिस्ट दें हम, तो उससे उस लिस्ट को पास करने से भी हम डिक्शनरी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर पेयर वन क्या है, एक लिस्ट है, उसमें एलिमेंट कैसे हैं, टपल टाइप के हैं। तो टपल कैसा काम करेगी, की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू, और इसका नाम डिक्ट वन डिक्ट पेयर वन, जो हमारी ये लिस्ट है उसको पास कर दिया तो ये लिस्ट ऐसे भी बन गई। तो डिक्ट फंक्शन का यूज हम कर सकते हैं डिक्शनरी बनाने के लिए। और क्रिएट्स ए डिक्शनरी फ्रॉम ए सीक्वेंस ऑफ की वैल्यू पेयर्स, की जो फंक्शन है वो डिक्शनरी की जो कीज है उनकी लिस्ट को रिटर्न करता है। तो जैसे यहाँ पर देख रहे हैं डिक्ट वन, यहाँ पर कीज क्या है, मोहन, राम, सुहेल और संगीता, तो इनको एक लिस्ट में रिटर्न कर दिया। ऐसे ही वैल्यूज क्या करता है, वैल्यूज की लिस्ट को रिटर्न करता है। तो यहाँ पे वैल्यू थी 95, 89, 92 और 85, तो इसकी लिस्ट रिटर्न कर दी। आइटम्स क्या करता है, दोनों की टपल की लिस्ट रिटर्न करता है। तो यहाँ पे डिक्शनरी ये थी, जब हमने आइटम फंक्शन लगाया तो एक लिस्ट रिटर्न की जिसमें टपल थी मोहन कोमा 95, राम कोमा 89, सुहेल कोमा 92, संगीता कोमा 85। तो की कॉलन वैल्यू की पेयर को एक टपल की फॉर्म में एलिमेंट बना के एक लिस्ट रिटर्न करता है आइटम फंक्शन। गेट फंक्शन से क्या होता है, किसी पर्टिकुलर की करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालने के लिए हम गेट फंक्शन यूज करते हैं। जैसे डिक्ट वन ये डिक्शनरी है, हमने लिखा डिक्ट वन गेट संगीता, तो संगीता की करस्पॉन्डिंग वैल्यू रिटर्न हो जाएगी जो कि 85 है। अब हमने लिखा डिक्ट वन गेट सोहन, सोहन इस लिस्ट में है ही नहीं इसलिए कुछ भी आउटपुट नहीं आया। अपडेट जो फंक्शन है उससे क्या होता है, अगर एक डिक्शनरी में दूसरी डिक्शनरी को जोड़ना हो तब हम अपडेट यूज करते हैं। तो एक डिक्शनरी दी हुई है डिक्ट वन जिसमें 4 एलिमेंट है, मोहन 95, राम 89, सोहेल 92, संगीता 85। एक है डिक्ट टू जिसमें 2 एलिमेंट है, सोहन 79, गीता 89। तो हमने लिखा डिक्ट वन डॉट अपडेट डिक्ट टू, तो एक नई लिस्ट आ जाएगी जिसमें पीछे से ऐड हो जाएगी दूसरी डिक्शनरी। तो इसमें डिक्ट वन में अपडेट की थी तो डिक्ट वन चेंज हुई है, लेकिन डिक्ट टू तो एज इट इज रहेगी। तो डिक्ट टू को प्रिंट किया तो वही आई, लेकिन डिक्ट वन में देखिए गीता और सुहेल सोहम भी जुड़ गए हैं। डिलीट स्टेटमेंट, तो डिलीट स्टेटमेंट में अगर हम लिखते हैं जैसे डिक्ट वन कोई डिक्शनरी है, हमने लिखा डिलीट डिक्ट वन और उसकी की दे दी राम, तो राम नाम का जो एलिमेंट है अपनी की और वैल्यू दोनों के साथ उड़ जाएगा। तो देखो इस लिस्ट में से राम गायब हो गया। अगर हम लिख देंगे डिलीट डिक्शनरी का नाम तो पूरी डिक्शनरी उड़ जाएगी। तो हमने लिखा डेल डिक्ट मोहन, तो मोहन उड़ा है, लेकिन हमने लिख दिया डेल डिक्ट वन, यहाँ पर केवल डिक्शनरी का नाम लिखा तो डिक्शनरी उड़ गई, और अब फिर डिक्ट वन को प्रिंट कर रहे हैं तो वो एरर एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन क्लियर जो फंक्शन है वो क्या करता है, डिक्शनरी के एलिमेंट्स को डिलीट करता है, क्लियर कर देता है, लेकिन डिक्शनरी बचती है, वहां पर इम्पटी डिक्शनरी बचेगी। तो यहाँ तक हमारा हो गया था, और आज हम पढ़ेंगे डिक्शनरी पर बेस्ड प्रोग्राम्स। तो पहला हमारा प्रोग्राम है, समझ में आ रहा है आपको, यहाँ तक रिवाइज किया मैंने, आगे का प्रोग्राम करें। यस सर। तो प्रोग्राम 10.5, क्रिएट ए डिक्शनरी ऑड, डिक्शनरी का नाम ऑड है, और उस डिक्शनरी में क्या होगा, ऑड नंबर्स बिटवीन 1 and 10, 1 से लेकर 10 तक के बीच में ऑड नंबर्स होंगे जो क्या होते हैं 1, 3, 5, 7, 9, where key is the decimal number and the value is the corresponding numbers in word, परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन। तो डिक्शनरी के एलिमेंट कैसे होते हैं, पहले की होगा, फिर कॉलन होगा, फिर वैल्यू होगा। तो की में तो वो कह रहे हैं 1, 3, 5, 7, 9 होना चाहिए, लेकिन वैल्यू में क्या होना चाहिए, वर्ड में स्ट्रिंग में लिखा होना चाहिए 1 ONE, 3 THREE, इस तरह से एक डिक्शनरी बनानी है। बनाने के बाद, डिक्शनरी बनाने के बाद ये काम करने हैं, डिस्प्ले करना है कीज को, तो कीज फंक्शन से डिस्प्ले कर सकते हैं।
फिर डिस्प्ले करना है वैल्यूज को, तो वैल्यूज फंक्शन से डिस्प्ले कर सकते हैं। फिर आइटम्स को डिस्प्ले करना है, यानी की और वैल्यू दोनों को डिस्प्ले करना है। फिर लेंथ निकालनी है, लेंथ फंक्शन से निकाल लेंगे। फिर चेक 7 इज प्रेजेंट और नॉट, तो इन ऑपरेटर यूज हो जाएगा। चेक 2 इज प्रेजेंट और नॉट, तो भी इन ऑपरेटर यूज हो जाएगा। सो रिट्रीव द वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू द की 9। 9 की पर जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है उसको कैसे निकालेंगे? डिलीट द आइटम फ्रॉम द डिक्शनरी करस्पॉन्डिंग द की 9। तो अभी हमने देखा डेल स्टेटमेंट इसके लिए यूज कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज उन्होंने क्या की, एक डिक्शनरी बनाई। तो क्या लिखा, ऑड 1:1। तो की में क्या आया, डिजिट आया 1, ऑड नंबर का 1। फिर ऑड नंबर कौन सा है 1 से 10 के बीच में 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9। और उसकी वैल्यू में क्या है, पहले की लिखी फिर कॉलन लगाया, वैल्यू में लिखा स्ट्रिंग, वो एन 1, THRE 3, FIV 5, 7 एंड 9। तो इस तरह की एक डिक्शनरी बनी हुई है, हमने बना दी। ठीक है, अब क्या किया, इसको प्रिंट करा दिया। अब ये प्रोग्राम शुरू किए। तो देखिए ये काम करते हैं, बहुत आसान प्रोग्राम उन्होंने बताया है। फाइल में इसको बंद करते हैं, दोबारा से चालू करते हैं। तो पाइथन स्टार्ट किया, तो बाय डिफॉल्ट हमारा इंटरेक्टिव मोड ओपन हुआ और आपको दिखाई दे रहा है कर्सर पाइथन प्रॉम्प्ट पे। और हम बना रहे हैं ODD नाम की एक डिक्शनरी। तो डिक्शनरी बनाने के लिए कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं और उसमें एलिमेंट कैसे हैं, 1 से 10 के बीच पे ऑड नंबर है। तो की हमारी हमने लिख दी 1 और स्ट्रिंग में लिख दिया 1। इसी तरह की है ना, एक एलिमेंट हो गया डिक्शनरी का। की कॉलन वैल्यू का एक पेयर होता है हर एलिमेंट, और एक एलिमेंट हो चुका है। तो अगला एलिमेंट क्या होगा बताओ? 3. 3:THREE 3। अगला क्या होगा 5: 5. वैल्यू होगी उसकी 5, 135 क्या है, की है। और अब जो ग्रीन कलर में आ रही है वो क्या है, वैल्यूज है। तो लिखेंगे FIVE 5, फिर नेक्स्ट एलिमेंट 7, फिर लिखेंगे कॉलन लगाएंगे कॉलन 7 और 7 को बंद कर दिया, फिर लिखेंगे 9 के बाद कॉलन लगाया और यहाँ पे लिख दिया 9 और इस डिक्शनरी को क्लोज कर दिया कर्ली ब्रेसेस से। तो ऑड नाम की डिक्शनरी बन गई। अब इसको प्रिंट करना है तो ऐसी ऑड लिख देंगे तो ये प्रिंट हो जाएगी। तो ये डिक्शनरी आपको दिख रही है। अब करना क्या था प्रोग्राम में, तो देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या था, डिस्प्ले द की को डिस्प्ले करना है। तो डिस्प्ले करने के लिए की नाम का फंक्शन पहले से ही बना हुआ है। तो लिखेंगे ऑड डिक्शनरी का नाम डॉट कीज। तो कीज नाम का फंक्शन क्या करेगा, एक लिस्ट रिटर्न करेगा जिसमें कीज आएगी। तो इसमें की कौन सी है बताओ? 1, जो 3, डिजिट है, 5, 7, हाँ 9 हाँ, digits. जो डिजिट जो है वो आ जाएंगे। तो देखो डिक्ट कीज नाम से एक लिस्ट रिटर्न की, इसमें 13579 आ गया। अब दूसरा काम क्या था, वैल्यूज। लिखेंगे ऑड डॉट वैल्यूज, इससे क्या आ जाएगा, स्ट्रिंग आ जाएगी, स्ट्रिंग की लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, 13579, ये भी क्लियर है। अब क्या करना था, आइटम्स प्रिंट करने हैं। तो आइटम से क्या आएगा, उसमें दोनों वैल्यू आ जाएंगी, यानी एक लिस्ट रिटर्न होगी, उसका हर एलिमेंट एक टपल होगा और टपल में लिखा होगा पहले की फिर कोमा लगा के उसकी वैल्यू। तो जिस तरह की स्ट्रिंग है आप देख रहे हैं ये डिक्शनरी है, उसी तरह के पहले क्या आएगा, ऑड डॉट आइटम्स नाम का फंक्शन है। तो एक लिस्ट रिटर्न होगी जिसका हर एक एलिमेंट एक टपल होगा और टपल में दो चीजें होंगी, पहले होगी की कोमा लगा के उसकी वैल्यू। ठीक है, इस तरह से रिटर्न होगा डिक्ट आइटम। ये लिस्ट है, इस सिंबल से पता चल रहा है। और लिस्ट के आइटम कैसे हैं, टपल टाइप के हैं। टपल में क्या आ रहा है, पहले की आ रही है लेकिन कोमा लग के फिर उसकी वैल्यू आ रही है, की कोमा लग के वैल्यू आ रही है। तो इस तरह से आइटम आइटम फंक्शन काम करता है। इसमें कोई डाउट? तीन हमारे पार्ट हो गए हैं। की हमने निकाल ली, वैल्यू निकाल ली, हमने आइटम्स निकाल लिए। फाइंड द लेंथ ऑफ द डिक्शनरी, बताओ कैसे निकालेंगे? और डॉट लेन आएगा, लेन, लेन लिखा LEN लेन और ब्रैकेट में लिख दिया ऑड। तो 5 एलिमेंट है उसके अंदर, वो से रिटर्न कर दिया, लेंथ आ गई डिक्शनरी के लेन फंक्शन से। नेक्स्ट क्या काम करना था, देखिए लेंथ निकालने के बाद चेक इफ 7 इज प्रेजेंट और नॉट। तो लिखेंगे
7 इन ऑड, 7 उसमें है तो क्या आएगा ट्रू, तो लिखेंगे 2 इन ऑड तो क्या आएगा फॉल्स। अगर लिखेंगे 2 नॉट इन ऑड तो क्या आएगा ट्रू। तो ये होंगे दोनों लेन हो गया, 2 हो गया, 7 हो गया। अब क्या था लास्ट काम ये करवा रहे हैं कि रिट्रीव द वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू द की 9। की 9 है तो कैसे लिखते हैं इसको, 9 के करस्पॉन्डिंग लेना है तो डिक्शनरी का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट में उसकी की लिखेंगे, तो ऑड 9 प्रिंट कराएंगे तो 9 से स्ट्रिंग 9 आ जाएगा। ऐसे ही ऑड 3 कराएंगे तो इक्विवेलेंट 3 प्रिंट हो जाएगा। तो ये तो आसान काम था। उसके बाद लास्ट पार्ट है इसका, डिलीट द आइटम फ्रॉम द डिक्शनरी करस्पॉन्डिंग टू द की 9। की 9 के करस्पॉन्डिंग आइटम को डिलीट करना है तो उसके लिए डेल स्टेटमेंट है, डिक्शनरी का नाम ऑड और उसकी की लिख दी हमने, जैसे हमने लिख दे यहाँ पे 3 लिख दे तो एक एलिमेंट डिलीट हो जाएगा, कौन सा 3 कॉलन स्ट्रिंग 3। ठीक है, अब ऑड को प्रिंट कराएंगे तो 3 वाला गायब मिलेगा वहां से, 1 है 5 है 7 है 9 है 3 नहीं है। ठीक है तो यहाँ तक कोई डाउट पहले प्रोग्राम में, कोई डाउट है तो बताओ कैसे ये सारे ऑपरेशन करते हैं डिक्शनरी में। अदिति नो सर। चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम पे चलते हैं और वहां पे देखिए क्या करना है। Write a program to enter the names of employees and their salaries and input and store them in dictionary। ये भी बहुत आसान है। एक प्रोग्राम बनाना है, दो चीजें इनपुट करनी है, एम्प्लॉय का नाम और उनकी सैलरी। तो एम्प्लॉय का नाम तो हो जाएगी की और उनकी सैलरी हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो क्या किया हमने, देखो सबसे पहले यहाँ पे 3 कमेंट लगे हुए हैं सिंबल लिख के, तो ये तो एग्जीक्यूट होंगे नहीं। पहली लाइन जो एग्जीक्यूट होगी वो है नम इक्वल्स टू इंट एंटर द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हुज डेटा टू बी स्टोर्ड। कितने एम्प्लॉय का डेटा इनपुट कराना है उसको एक वेरिएबल में यूजर से इनपुट करा लिया। उसके बाद हमने लिखा काउंट इक्वल्स टू 1, एक वेरिएबल ले लिया काउंट, उसकी वैल्यू ले ली 1। फिर क्या किया एम्प्लॉय इक्वल्स टू डिक्ट, इसका मतलब क्या है एक एम्प्टी डिक्शनरी बन जाएगी जिसका नाम है एम्प्लॉय। ठीक है, फिर लिखा व्हाइल यस। काउंट इज लेस देन इक्वल टू नम। तो हमने मान लिया काउंट की वैल्यू शुरू में 1 मानी थी, तो मान लीजिए आपने दिया कि 5 एम्प्लॉय का डेटा इनपुट करना है, तो लूप कब कहाँ से चलेगा 5 तक चलेगा। एक पहले 1 के लिए चलेगा, फिर 2 के लिए चलेगा, फिर 3 के लिए चलेगा, फिर 4 के लिए चलेगा, फिर जैसे ही 5 काउंट की वैल्यू 5 हो जाएगी तो लूप खत्म हो जाएगा। यानी जितने एम्प्लॉय के लिए हमें डेटा लेना है उतने के लिए लूप चलेगा। तो क्या उस लूप के अंदर हमने करवाया, एम्प्लॉय का नाम इनपुट करा लिया, उसकी सैलरी इनपुट करा ली, वो इंटीजर में कन्वर्ट होकर सैलरी में चली जाएगी। और नेम में आप देख रहे हैं केवल इनपुट फंक्शन लगाया, इंट नहीं लगाया, क्योंकि इनपुट फंक्शन वैल्यू को कैसे लेता है स्ट्रिंग की फॉर्म में, और नेम स्ट्रिंग की फॉर्म में होगा इसलिए इंट नहीं लगाया, जबकि सैलरी को इंटीजर में कन्वर्ट किया है। फिर उन्होंने किया एम्प्लॉय नेम को क्या असाइन कर दिया सैलरी, तो नेम को बना दिया की और वैल्यू किसको बना दिया सैलरी को, और काउंट की वैल्यू को 1 से बढ़ा दिया। इतना काम किया और फिर प्रिंट कराया एम्प्लॉय का नाम स्लैश टी, मतलब थोड़ा सा स्पेस आ जाएगा और सैलरी आ जाएगी, और यहाँ लूप लगा दिया फॉर के इन एम्प्लॉय। तो के क्या है की है, कोई भी वेरिएबल है एम्प्लॉय की पहली की आएगी, की का मतलब पहले एम्प्लॉय का नाम आएगा। जैसे हमने नाम दिया राम, सीता और लक्ष्मण, 3 एम्प्लॉय थे, तो पहली वैल्यू के की होगी राम, फिर होगी सीता, फिर होगी लक्ष्मण, तो ये प्रिंट हो जाएगा राम, फिर थोड़ा स्पेस आ जाएगा, फिर एम्प्लॉय के मतलब अब हमने क्या किया डिक्शनरी का नाम और उसकी वैल्यू को यहाँ पे की के साथ प्रिंट कर दिया, तो वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब सीता की सैलरी कितनी थी, राम की सैलरी कितनी थी, ऐसे करके हम प्रिंट कर देंगे। तो आसान प्रोग्राम है, ये हमें बता रहा है कैसे हम डिक्शनरी का यूज करते हैं। तो यहाँ गए न्यू किया, और पहले हमें क्या करना है यूजर से ये पूछना है कि कितने एम्प्लॉयज का डेटा आप इनपुट कराना चाह रहे हैं। तो हमने लिखा n इक्वल्स टू इंट इनपुट, और यहाँ पर मैसेज दे दिया कृपया एम्प्लॉयज की संख्या
बताएं, कोई भी मैसेज इन्वर्टेड कॉमा देते हैं वो एज इट इज स्क्रीन पे आ जाता है। तो ये हमने मैसेज दे दिया और इसको, उसके बाद ये मैसेज आ जाएगा। जब ये लाइन रन होगी फिर कर्सर ब्लिंक करेगा, जो वैल्यू आप देंगे 3 4 5 संख्या बताने के लिए वो इनपुट की फॉर्म में जाएगी, स्ट्रिंग की फॉर्म में जाएगी और इन फंक्शन उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके एन को असाइन कर देगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक वेरिएबल ले लिया, काउंट या कुछ भी ले सकते हैं, हमने ले लिया हमने नाम दिया कुछ भी, गिनती, गिनती का नाम ले लिया, गिनती की वैल्यू शुरू में 1 रख दी। फिर हमने क्या किया, एक वाइल लूप चलाया, वाइल वाइल तब तक ये लूप चले जब तक गिनती की वैल्यू जो है वो n से छोटी रहे या बराबर ना हो जाए। तो ये कंडीशन जब तक चले तब तक ये, तो गिनती की वैल्यू 1 है तो एम्प्लॉय की वैल्यू हमने संख्या n में 4 दे दी, तो 1 के लिए चलेगा, 2 के लिए चलेगा, 3 के लिए चलेगा, 4 के लिए चलेगा। और चलेगा तो करेगा क्या, सबसे पहले वो क्या लेगा, नेम, एम्प्लॉय का नाम लेगा। तो नेम इक्वल्स टू इनपुट एंटर, या मैसेज दे देंगे एंटर द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का नाम दे देंगे और वो नेम में जाके स्टोर हो जाएगा। फिर आएगा सैलरी, लेकिन जब सैलरी आएगी तो वो सैलरी कैसी होगी, सैलरी तो न्यूमेरिकल होगी, तो इंट में कन्वर्ट किया। फिर इनपुट मैसेज दिया एंटर द सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, ये हो गया। अब इसमें हमें 2 ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे, इंट और इनपुट। फिर क्या करना पड़ेगा, हमने डिक्शनरी नहीं बनाई तो यहाँ पर एक डिक्शनरी और बना देते हैं। डिक्शनरी का नाम रखते हैं EMP, और अभी शुरू में उसको एक एम्प्टी डिक्शनरी बना दी, अभी कोई एलिमेंट नहीं है उसमें। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब EMP में की क्या है, नेम है, EMP नेम इक्वल्स टू, हमें क्या करना है, EMP नेम, तो इस की के साथ हमें वैल्यू असाइन करनी है सैलरी, सैलरी वैल्यू असाइन कर दी। ठीक है, और क्या करना पड़ेगा, गिनती की वैल्यू को 1 से बढ़ाना पड़ेगा, गिनती इक्वल्स टू गिनती प्लस 1। तो हर बार ये जो लूप वेरिएबल जिसके लिए कंडीशन लगी है, गिनती की वैल्यू शुरू में 1 थी और हर एक बार लूप की बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी, गिनती की वैल्यू को वो 2 कर देगा, फिर 2 के लिए एग्जीक्यूट हो जाएगी, फिर 3 कर देगा, 3 के लिए एग्जीक्यूट हो जाएगी, फिर 4 जब हो जाएगी, 4 के लिए एग्जीक्यूट होने के बाद गिनती की जब वैल्यू 5 होगी और n की 4 होगी तो लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये बॉडी के बाहर आ जाएगा। तो इतना तो हम समझ गए, इससे क्या हो रहा है, पूरी हमारी डिक्शनरी बन जाएगी। लेकिन हमें डिक्शनरी बनाने के बाद और क्या करना था, मान लीजिए डिक्शनरी को प्रिंट कराना है हमें, है ना। तो प्रिंट कराने के लिए क्या करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे, फॉर की जो भी होगी, की के लिए हमने मान लीजिए अदिति नाम का एक वेरिएबल ले लिया इन EMP क्या है, हमारी डिक्शनरी है। तो अदिति में क्या आएगा, एम्प्लॉय का नाम आएगा। तो मान लीजिए हम जो भी नाम देंगे, मान लो अजय, विजय, संजय, 3 नाम हमने दिए एम्प्लॉय के। तो पहले अदिति की वैल्यू अजय अजय होगी, फिर विजय होगी, फिर संजय होगी। और जब ये हो जाएगा तब क्या करेंगे, हम प्रिंट कर देंगे, प्रिंट अदिति, अदिति के बाद क्या प्रिंट कर सकते हैं, स्लैश टी, स्लैश टी क्यों लगा रहे हैं, थोड़ा स्पेस आ जाए, डबल स्लैश टी, और उसके बाद क्या करना है हमें, EMP अदिति, यानी उसका नाम लिखा डिक्शनरी का और उसकी की लिख दी। तो ये इससे क्या आएगा, इससे तो की आएगी, अदिति की है, और इससे क्या आएगी, एम्प्लॉय के नाम के साथ स्क्वायर ब्रैकेट में जब की लिखते हैं तो वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से ये प्रोग्राम रन करा के देखते हैं। इसका नाम देते हैं अदिति डॉट py, पहले से बना हुआ है तो क्या करते हैं, अदिति डॉट अदिति1 डॉट py। इनवैलिड सिंटैक्स, कौन सी सिंटैक्स इनवैलिड है, एन, हाँ ये जो आपने लिखा है अंदर होना चाहिए मैसेज के। अब ठीक है, F5 कराया, कृपया एम्प्लॉयज की संख्या बताएं, तो मैंने कहा एम्प्लॉय की संख्या 5 है, तो 5 बार लूप चलेगा। अब वो कह रहे हैं एंटर द नेम ऑफ द एम्प्लॉय, तो मैंने कहा राधा, और उसकी सैलरी है 20,000, फिर 2,000 रह गई, फिर कृष्ण,
उसकी सैलरी है 3000। फिर मैंने कहा फिर उसकी सैलरी लिखी तो एंटर हो गई, गलत सिंबल हो गया। इसकी सैलरी मान लो 6000। फिर मैंने कहा सीता, उसकी सैलरी 8000। फिर मैंने कहा लक्ष्मण, उसकी सैलरी हो गई 7000। और इस तरह से 5 एम्प्लॉय कर दी तो ये डिक्शनरी हमारी बन गई। उसके बाद हमने प्रिंट डिक्शनरी को प्रिंट कराने की जो फॉर लूप चलाया था उससे डबल स्लैश टी लगा के ये सारे एम्प्लॉयज की नाम और उनकी सैलरी प्रिंट हो गई। तो इसमें कोई डाउट प्रोग्राम में? नो सर। प्रवीण कुमार भी जुड़ गए हमारे साथ और हम पढ़ रहे हैं डिक्शनरी। तो यहाँ पर थर्ड प्रोग्राम है हमारा, राइट अ प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स ए कैरेक्टर अपीयर्स इन अ स्ट्रिंग। किसी स्ट्रिंग में कोई नंबर कितनी बार आया है, काउंट द नंबर ऑफ टाइम, कोई कैरेक्टर कितनी बार आया, ये करना था। तो स्ट्रिंग वाली चैप्टर में बहुत आसान एक फंक्शन दिया हुआ था ये काम करने के लिए। क्या दिया हुआ था? काउंट नाम का फंक्शन दिया था। तो काउंट लिखिए, मैन स्ट्रिंग लिखिए और जिस कैरेक्टर को सर्च करना है या किसी स्ट्रिंग के साथ डॉट लगा दीजिए और काउंट के साथ तो वो सब स्ट्रिंग दे दीजिए तो वो काउंट उसको कर देता था। देखो यहाँ पर कैसे किया है, देखिए ये तो दोनों कमेंट हैं, इनको छोड़ देगा। एस टी में क्या किया, इनपुट स्ट्रिंग करा ली हमने। इनपुट स्ट्रिंग करा रहे हैं, एंटर ए स्ट्रिंग इनपुट मैसेज में एक मैसेज दिया। और इनपुट मेथड किसी भी डेटा को इनपुट की स्ट्रिंग की तरह ही लेता है, इसलिए ये जो आंसर आएगा एसटी में जो असाइन होगा वो स्ट्रिंग होगी। उसके बाद हमने डिक नाम की एक ब्लैंक स्ट्रिंग बना ली, सॉरी ब्लैंक डिक्शनरी बना ली यहाँ पर डिक नाम से। फॉर सी एच इन एस टी, तो एस टी क्या है, एक सीक्वेंस है, एक स्ट्रिंग है। तो हर करेक्टर एक एक करके सी एच में असाइन होगा। अगर सी एच डिक्शनरी के अंदर होगा तो क्या करेंगे, उस की वैल्यू को एक से बढ़ा देंगे। डिक सी एच लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू को एक से बढ़ा देंगे। अगर नहीं होगा तो क्या करेंगे, उसमें एक कर देंगे। इफ सी एच अपीयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर वो करेक्टर पहली बार आया है तो पहली बार आया है तो पहली बार इनपुट हो रहा है तो उसको क्या करेंगे, उस करेक्टर के साथ उसमें उसका काउंट डाल देंगे, 1 लिख देंगे। अगर वहां पर और उसके पहले आया है तो एक उसमें जोड़ देंगे, जो भी उसका काउंट होगा टिक सी एच में एक जोड़ दिया जाएगा। तो इस तरह से ये आपका लॉजिक लिखा हुआ है। फिर क्या करेंगे, फॉर की इन डिक, की और डिक की, तो इससे आएगा क्या, कोई करेक्टर किसी डिक्शनरी में, पहले तो उस करेक्टर की वो आएगा, ये करेक्टर है वो तो उसकी की है। उसके बाद कितनी बार वो करेक्टर आया वो उसकी वैल्यू है। तो जैसे हम कह रहे हैं एंटर ए स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड, तो इसमें पहला करेक्टर क्या है, एच, तो पहले की हो गई एच, और एच कितनी बार आया, एक बार आया तो वैल्यू में लिख दिया एक बार, ई भी एक बार। फिर एल कितनी बार आया, 3 बार आया तो यहाँ 3 हो गया। ओ 2 बार आया, डब्ल्यू एक बार आया, आर एक बार आया, डी एक बार आया। तो समझ में आया प्रोग्राम कैसे हो रहा है। पहले एक स्ट्रिंग इनपुट करा लेंगे, तो हमारे पास अभी क्या है, एस टी नाम के वेरिएबल में एक स्ट्रिंग है इस लाइन के बाद। फिर हमने एक ब्लैंक डिक्शनरी बनाई है, तो ये क्या करेगा, स्ट्रिंग को रीड करेगा और कहेगा कि अगर वो जो स्ट्रिंग का करेक्टर है, अगर वो करेक्टर डिक्शनरी में है पहले से तो क्या करे, उसकी वैल्यू को, उसके करस्पॉन्डिंग करेक्टर की वैल्यू को एक से बढ़ा दे, अगर नहीं है तो एक कर दे। इतना आसान सा काम है। उसके बाद इस डिक्शनरी को प्रिंट कर दे। तो देखिए कैसे करेंगे, हम गए दोबारा से पाइथन के अंदर, फाइल में न्यू किया और सबसे पहले क्या करना है, हमें एक स्ट्रिंग इनपुट करानी है। तो हमने लिखा str इनपुट प्रवीण जी कोई स्ट्रिंग इनपुट कीजिए, ऐसे कोई मैसेज दे दिया। अब ये मैसेज दिया, उसको बंद कर दिया। जो भी जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो क्या होगा, ये मैसेज एज इट इज आपकी स्क्रीन पे आएगा और फिर वहां कर्सर ब्लिंक करेगा। जब तक आप कोई स्ट्रिंग इनपुट नहीं करेंगे तब तक अगली लाइन पे वो नहीं जाएगा। और जो भी स्ट्रिंग इनपुट करेंगे वो स्ट्रिंग किस में स्टोर हो जाएगी, str नाम के वेरिएबल में। यहाँ तक कोई डाउट है? प्रवीण और अदिति, मेरी आवाज आ रही है?
यस सर आ रही है। तो इस लाइन से एक यस स्ट्रिंग सर आ बन रही है। जाएगी, एक स्ट्रिंग बन जाएगी, कोई डाउट नहीं, यहाँ तक स्ट्रिंग बन चुकी है हमारी। अब हम क्या कर रहे हैं, एक ब्लैंक डिक्शनरी बनाएंगे। तो ब्लैंक डिक्शनरी का नाम मैंने कुछ भी रख लिया, चलो डिक्शनरी का नाम रखते हैं, ये तो वेरिएबल का नाम है लड्डू। अब डिक्शनरी कैसे बनती है ब्लैंक डिक्शनरी, तो करली ब्रेसेस लगा दिए, अब करली ब्रेसेस लगा दिए और बंद भी कर दिए, लेकिन कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये लड्डू नाम की डिक्शनरी ब्लैंक डिक्शनरी है। अब हम लगाते हैं फॉर लूप, तो फॉर ये कीवर्ड है, उसके बाद हम लिखते हैं लूप वेरिएबल। तो लूप वेरिएबल लिखेंगे तो मान लीजिए हमने लूप वेरिएबल लिखा, टी लिख दिया, फॉर टी इन। अब यहाँ पर लिख रहे हैं हम एस टी आर। तो एस टी आर क्या है, एक सीक्वेंस है, जो भी स्ट्रिंग हमने दी, जैसे हमने स्ट्रिंग दे दी प्रवीण ही दे दी, तो प्रवीण में टी, जब स्ट्रिंग होगी प्रवीण, तो टी की पहली वैल्यू क्या होगी, पी होगी, फिर दूसरी क्या होगी, आर होगी, फिर तीसरी क्या होगी, ए होगी, फिर चौथी क्या होगी, वी होगी, फिर पांचवी क्या होगी, ई, छठवीं भी ई, और सातवीं क्या होगी, एन। तो इस तरह से ये लूप की वैल्यू, लूप वेरिएबल की वैल्यू बदलती जाएगी। और जब ये वैल्यू होगी तो उन्होंने ये कहा फॉर टी इन एस टी आर क्या करें, अगर तो ये उन्होंने इफ कंडीशन लगा दी, इफ टी वो करेक्टर इन किसमें है, डिक्शनरी में, लड्डू में, जबकि शुरू में तो होगा ही नहीं। अगर टी लड्डू में है तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, लड्डू टी। तो लड्डू टी लिखने से क्या होता है, लड्डू टी लिखने से उसकी वैल्यू की बात हो रही है, तो टी तो यहां पर की है, अगर लड्डू टी लिख दिया तो उसकी वैल्यू, तो उसकी वैल्यू को क्या करें, लड्डू उसकी वैल्यू है उसको एक से बढ़ा दें, अगर पहले से है तो अगर पहले से 2 बार है तो 3 बार कर दें, अगर 1 बार है तो 2 बार कर दें, लेकिन अगर है ही नहीं, है नहीं तो क्या होगा, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अगर वो जो स्ट्रिंग का कैरेक्टर है वो डिक्शनरी में नहीं है तो फॉल्स हो जाएगा, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर क्या होगा, फिर एल्स में जाना एल्स में जाना पड़ेगा, यानी कंडीशन फॉल्स होगी, कंडीशन फॉल्स होगी तो क्या होगा, लड्डू टी का मतलब ये लड्डू जो करेक्टर है वो है ही नहीं, तो है नहीं तो क्या करना है, उसको 1 कर देना है। तो इस तरह से क्या होगा, जितनी भी स्ट्रिंग के करेक्टर हैं उसमें टी को हमने क्या बना दिया, उसके करेक्टर को तो की बना दिया है, और वो जितनी बार आया है उसको उसकी वैल्यू बना दिया, और वैल्यू आती है डिक्शनरी का नाम स्क्वायर ब्रैकेट में की लिखने से। तो हमारी डिक्शनरी इससे बन गई। अब हमें डिक्शनरी को प्रिंट कराना है, तो डिक्शनरी को प्रिंट कराने के लिए भी हम क्या करते हैं, फॉर लूप यूज करते हैं। फॉर, तो मान लो की के लिए हमने यहाँ पे पी लिख दिया, लूप वेरिएबल है इन, अब डिक्शनरी का नाम लड्डू, अब लड्डू नाम की डिक्शनरी तो पूरी बन चुकी होगी, जितने भी आपने स्ट्रिंग दिया, अगर मैं स्ट्रिंग में यहाँ राम लिख देता, स्ट्रिंग में राम दे दूं यहाँ पर, तो लड्डू डिक्शनरी में कितने एलिमेंट होंगे बताओ, अदिति। अगर मैंने राम स्ट्रिंग इनपुट कर दी, RAM राम, तो लड्डू डिक्शनरी में कितने एलिमेंट होंगे, नहीं समझ में आ रहा ना आपके, आवाज आ रही है मेरी, यस सर आवाज तो आ रही है। समझ में आ रहा है। नो सर ये समझ में नहीं आया। हाँ, तो इसमें क्या हुआ, जैसे हमने राम दिया, तो स्ट्रिंग में जितने भी कैरेक्टर होंगे, तो राम में 3 कैरेक्टर हैं, तो लड्डू में कितनी की बन जाएंगी, 3 की बनेंगी, और जितनी की होंगी उतनी ही वैल्यू होंगी, उतने ही एलिमेंट होंगे। तो जितने स्ट्रिंग में कैरेक्टर होंगे उतने ही डिक्शनरी में एलिमेंट बनेंगे। तो जो कैरेक्टर है वो उसकी की है, और उसकी वैल्यू क्या है कि वो की कितनी बार आई। तो हमने जब लिखा फॉर पी इन लड्डू, तो उसकी पी क्या है, की के स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स हैं। तो राम अगर हमने दी तो पहली पी की वैल्यू होगी आर, दूसरी होगी ए, और तीसरी होगी एम। ठीक है, क्या हो गया, क्या लॉक कर दिया मैंने, फाइल अंडो, तो अरे यार लॉक सा लग गया था, कोई की दब गई मुझसे, कंट्रोल सी कर लिया मैंने, कॉपी कर लिया है इसको, कॉपी, और इसको मैंने बंद कर दिया, दोबारा से स्टार्ट किया,
फाइल में गए, न्यू किया, Ctrl+V है, कैसे होगा भाई, पेस्ट, और नहीं चल रहा वही, कीबोर्ड को मैंने कैसे लॉक कर दिया, कौन सा शॉर्टकट दबा दिया मैंने, कंट्रोल, कैसे चालू करूं कीबोर्ड को चलो, अगर मैं इसको अच्छा, डिक्शनरी तो हमारी बन चुकी है, लेकिन मेरा अभी कीबोर्ड काम करना बंद कर दिया मैंने, ऐसी कोई शॉर्टकट दब गया जिससे ये, चलो यहाँ पे रन कराते हैं, रन कराएंगे तो भी एरर आएगी। क्या करूं मैं, यहाँ पर मैं इसको कट कर दूं, तो प्रिंट कैसे करूंगा, रन कराऊंगा तो आप डिक्शनरी को प्रिंट नहीं करा पाएंगे। कोर्स, और यहाँ पे हमने नाम दे दिया इसका, मान लीजिए प्रवीण, नहीं कीबोर्ड नहीं चल रहा हमारा, कीबोर्ड ही लॉक हो गया बस। यहाँ पे देखूं तो, अरे कीबोर्ड ही लॉक कर लिया आपका, कैसे करूँगा, हाउ टू यानी कौन सी शॉर्टकट थी दब गई है, तो कीबोर्ड लॉक हो गया है। यहाँ पर देखते हैं, अलाउ, हाउ टू अनलॉक द कीबोर्ड, अरे सही है। So what you have to do, so find the shift key in the right side here, this one। अच्छा, इसमें देखते हैं कैसे अनलॉक करना है। Show you how to unlock your keyboard if it ever happens to you. After I updated my computer to Windows 10 out from the keyboard. So what you have to do is you have to find your shift key in the right side, right here, this one, and press it for like 10 seconds until you hear a sound like this. See, I can show you that it doesn't चलिए, type anything. मुझे क्या करना है, So ये कह रहे हैं शिफ्ट को दबा के रखें तो वो ऑन हो जाएगा, तो मैं शिफ्ट को दबा के रखता हूँ, नहीं हुआ। gotta press this key, shift, for like until you hear the sound. There we go. अच्छा, Now बहुत देर तक दबा के it रखना has है, to be ready. चलिए। अब हो गया, तो हमने ये लिस्ट बना ली थी, उसके बाद हमें क्या करना है, इसको प्रिंट करना है, तो फॉर के इन लड्डू, क्या करना पड़ेगा, प्रिंट के, ये तो उसकी की है यानी कैरेक्टर प्रिंट हो जाएगा, और फिर उसके बाद स्लैश टी, ये दो टैब स्पेस आ जाएंगे, और क्या प्रिंट आउट करना है, लड्डू के, ये नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार वो की उसमें आई है ये प्रिंट हो जाएगा। तो चलो रन कराते हैं, इसका नाम रखते हैं अदिति 2.py। तो प्रवीण जी कोई स्ट्रिंग इनपुट कीजिए, तो हमने लिख दिया यहाँ पर अदिति ही लिख दिया, देखो अदिति, तो 5 बार लूप चलेगा, और हर कैरेक्टर जो है वो की बन गया अदिति का, ADIT, और आई क्यों नहीं आया, क्यों आई 2 बार आ रहा है, देखो आई सारे दो कैरेक्टर, बार। हाँ 1 बार आए, और केवल जो आई है वो 2 बार आया है। तो समझ में आया ये प्रोग्राम। यस सर। हाँ, हमारा अब लास्ट प्रोग्राम है, उसके बाद क्लास हमारी खत्म होगी, और इसको देख लेते हैं लास्ट प्रोग्राम में क्या कह रहे हैं वो। सो राइट अ फंक्शन टू कन्वर्ट ए नंबर एंटर्ड बाय द यूजर इनटू इट्स करस्पॉन्डिंग नंबर इन वर्ड्स। तो कोई भी नंबर इनपुट करना है और उसकी करस्पॉन्डिंग हमें वर्ड में लिख देना है। फॉर एग्जांपल, इफ द इनपुट इज 876, देन द आउटपुट शुड बी स्ट्रिंग में 876।
तो कैसे करना है, देखो ये तो आपके कमेंट है, इनको तो छोड़ दीजिए। फिर एक फंक्शन है, तो फंक्शन की कोडिंग को भी वो छोड़ देगा, इसे डिफाइन देखेगा तो इसकी बॉडी को यहाँ से छोड़ देगा। तो सबसे पहले करना क्या है, पहली लाइन जो पाइथन का इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट करेगा वो होगी num इक्वल्स टू इंट एंटर एनी नंबर। तो कोई भी नंबर आप इनपुट करेंगे वो स्ट्रिंग की फॉर्म में नम में आ जाएगा। फिर क्या किया हमने, रिजल्ट कन्वर्ट नम, तो यहाँ पे कन्वर्ट फंक्शन कॉल हो गया। तो ये जो नंबर आपने स्ट्रिंग की फॉर्म में दिया है वो इसमें जाके असाइन हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद ये जो हेडिंग है क्या हो रहा है, नंबर नेम्स नाम की एक डिक्शनरी बनी हुई है यहाँ पे, नंबर्स नेम। उसमें क्या किया है हमने, देखो 0 0 1 1 0 से लेकर 9 तक की के रूप में तो सारे डिजिट लिख दिए और की वैल्यू के रूप में उनकी करस्पॉन्डिंग स्ट्रिंग लिख दी है। फिर हमने लिखा रिजल्ट इक्वल्स टू एक ब्लैंक स्ट्रिंग ले ली है। फिर फॉर लिखा है फॉर सी एच इन नम, यानी नम क्या है, नम क्या है, एक स्ट्रिंग है जो हमने दी है। तो हो सकता है आपने 3 दिया हो, 4 दिया हो या नॉर्मल 4 दिया हो। अगर वो नंबर उस स्ट्रिंग के अंदर है ना, तो क्या होगा, की को हम क्या करेंगे, उस सी एच को इंटीजर में कन्वर्ट किया है ना, इंटीजर में कन्वर्ट करके। तो आप जब नंबर दे रहे हैं तो आपने पहले दिया तो ऐसे था 5, तो क्या आ जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा डिजिट 5 आ जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा में 5 डिजिट आ जाएगा। तो उसको हमने क्या किया, पहले इंटीजर में कन्वर्ट किया, अब ये डिजिट 5 आ गया, यहाँ पे न्यूमेरिकल 5 आ गया की में। और उस की में क्या किया, इस डिक्शनरी की अंदर उसको की तरह यूज किया गया और उसमें वैल्यू में डाल दिया। तो वैल्यू क्या होगी, कोई स्ट्रिंग होगी। उस स्ट्रिंग को क्या किया है, रिजल्ट जो कि शुरू में ब्लैंक है उसमें वैल्यू को जोड़ दिया गया और रिटर्न कर दिया उसको। तो अगर आपने 5 दिया है, एंटर एनी नंबर 5, तो ये कंटिन्यूअस होगा। कोई भी नंबर आपने डाला तो एक के लिए होगा, फिर 2 के लिए होगा, जैसे 6 5 1 2 है तो पहले 6 को कन्वर्ट करेगा, वो करस्पॉन्डिंग यहाँ से ले लेगा 6, फिर 5 ले लेगा, फिर 1 ले लेगा, फिर 2, और वो स्ट्रिंग में जोड़ता जाएगा रिजल्ट में। और रिजल्ट जब पूरा आ जाएगा तो उसको रिटर्न कर देंगे और उसको प्रिंट कर देंगे। तो आपने ऐसे एंटर किया 6 5 1 2, तो वो नंबर, पहले नंबर प्रिंट हो जाएगा, फिर उसके इक्विवेलेंट ये वर्ड्स प्रिंट हो जाएंगे 6 5 1 2। ये प्रोग्राम कर लेंगे आप या करके यस समझाऊं? सर। ठीक है। एक्चुअली इन्होंने डिक्शनरी का यूज किया है इस काम को करने के लिए। तो अगर आप कोई न्यूमेरिकल नंबर एंटर करते हैं तो वो उसकी करस्पॉन्डिंग स्ट्रिंग को प्रिंट कर देगा, और हर बार वो स्ट्रिंग कहाँ से लेगा, इसमें से लेगा। और वो यहाँ पे लूप लगा दिया, जितने भी नंबर आप देंगे 6 5 1 2 3 4, उतनी उतनी बार ये लूप चल जाएगा और उतनी बार ही ये उसकी में करस्पॉन्डिंग स्ट्रिंग ले लेके उनको जोड़ता जाएगा इस लाइन से और बाद में उसको रिटर्न कर देगा। तो ये थी आपकी डिक्शनरी, और इसकी एक्सरसाइज कर लीजिएगा। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है? ओके सर। ओके, यहाँ पे हम गए और स्टॉप रिकॉर्डिंग किया।